भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार बांकीपुर में हुई है। बिहार जैसे सुसंस्कृत पढ़े लिखे प्रदेश को इस तरह का मुख्यमंत्री मिल जाए तो एक बिहारी को कैसा महसूस होगा। शुरू से इनकी भावना ये रही है कि विधानसभा, लोकसभा ये सारे नेसेसरी इवल्स हैं। इनको भारत के लोकतंत्र में हमको किसी तरह बर्दाश्त करके जिंदा रखना है, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं कर। पूरे देश में जनता अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। खासकर विपक्ष लगातार अमित शाह से सदन में आकर वक्तव्य देने की मांग कर रहा है और बाकी भी प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे भी आए। लेकिन जैसा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, दोनों ही एक अलग तरह के लोग हैं और जो संसद का कम से कम हमने देखा है बीते 12 साल से जो अधिक का वक्त है, खासकर प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं और मन की बात के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अभी बहुत कुछ घटित लगातार हो रहा है। आपने देखा कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस सरकार को लेना पड़ा और अब 3 जो राज्यों में उपचुनाव हुए, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो उन चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। तो जो सारा कुछ सीन है, दृश्य है, चल रहा है, इस सबको समझने, बूझने, जानने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान। सबसे उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए, हमारे साथ हैं श्री यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत सर, बहुत बहुत स्वागत, वक्त निकाला आपने। और सर, चूंकि बिहार भी शामिल है और आप मूलतः बिहार, बहुत लंबा वक्त आपका रहा है और देश की राजनीति में आपका बहुत सारा योगदान है। बिहार का जो नतीजा है, खासकर बांकीपुर, चूंकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जो मुझे स्मरण है, तो ये नतीजा क्या कुछ कह रहा है? किस तरह का ये जो कहते हैं ना कि तूफान के पहले का सन्नाटा या एक कहीं संदेश, क्या कुछ समाहित उसमें? और बाकी जो चुप्पी और सब आगे बात करते हैं, पहले इस पे, फिर बाकी और भी 2 उपचुनाव में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया। आपने बांकीपुर की बात की। बांकीपुर, मैं और बिहार से मेरा जो कनेक्शन है, मैं पटने में पैदा हुआ, पटने में पढ़ा लिखा, नौकरी का अधिकांश भाग पटने में बिताया, फिर उसके राजनीति भी मैंने पटने से ही शुरू की। एक बार पटना से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, जो चुनाव निरस्त हो गया था। तो बहुत गहरा संबंध है पटने से। पटने की हर गली, हर मोहल्ले को मैं पहचानता हूँ। बांकीपुर में जो नतीजा आया है वो कोई मामूली नतीजा नहीं है और उसको एक विधानसभा के उपचुनाव के रूप में देखना मुझे लगता है कि सरासर गलती होगी। बांकीपुर, अब जिस भी कारण के चलते इन लोगों ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मुझे नहीं पता। उनके पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। उनके पिता के टाइम से वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतना शुरू किया था और उसका नितिन नवीन आगे वो जीतते रहे। 30 साल से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी, 30 साल से। और भाजपा का अगर बिहार में कोई एक सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, किला माना जाता था, तो वो था बांकीपुर। तो बांकीपुर का क्या महत्व है? सबसे सुरक्षित भाजपा की सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट। वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। वो वहां से खड़ा हो जाता है और उसके बाद लगभग 20,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देता है। इतनी बड़ी हार राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपनी विधानसभा सीट में हो। वो तो सुरक्षित हैं, वो आ गए राज्यसभा में, लेकिन उनकी सीट भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। और मुझे लगता है कि कितनी भी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर ले, केवल ये कह के कि लोकल फैक्टर्स काम कर रहे थे, वो बच नहीं सकते हैं। मैं मानता हूं कि बांकीपुर में लोकल फैक्टर्स थे, राज्य के फैक्टर्स थे और राष्ट्र के फैक्टर्स थे।
ऑल इंडिया लेवल पर जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी समीक्षा कर ले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार माकीपुर में हुई है, और इसका संदेश इसीलिए देश भर में गूंज रहा है। सर मैं दो तीन चीजें समझना चाहूंगा। जो अभी हमने देखा जंतर मंतर जो हुआ, तो वो जैन जी एक बड़ा अभी इस समय बहुत सुर्खियों में है, और तमाम उसको लेकर प्रधानमंत्री जी पांच पांच जो रील हैं वो इंस्टा पर आ गए हैं, और वो मन की बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। माफी दे दी उन्होंने उन बच्चों को जिन्होंने अपना आक्रोश जताया। तो जो जैन जी एक फैक्टर है, फिर जो राम मंदिर वाला जो मसला है जिसमें दान डकैती जैसी खुद नृपेंद्र मिश्रा साहब ने कहा था, तो वो मसला, फिर बाकी और भी सबको अगर जोड़कर देखा जाए तो किन किन फैक्टर, इसमें नीतीश कुमार को हटाया जाना, सम्राट चौधरी को गद्दी दिया जाना, ये कुछ कारक क्या क्या इसमें हम जोड़ के देख सकते हैं? क्योंकि आप वहां बहुत नब्ज को पकड़ते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो किस तरह का फीडबैक है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि हर तरह के फैक्टर्स माखीपुर में काम कर रहे थे। और प्रशांत किशोर ने बार बार इस बात को उठाया था कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बिहार जैसे एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता है, आज से ही नहीं, बहुत पहले से, तो उस बिहार का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि मैं फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खोलूंगा, और भी उसकी जो बातें हैं वो छोड़ दीजिए, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बयान देता है कि मैं फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोलूंगा, तो ये तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज है। अब बिहार जैसे सुसंस्कृत पढ़े लिखे प्रदेश को इस तरह का मुख्यमंत्री मिल जाए तो एक बिहारी को कैसा महसूस होगा? तो ये सारी बातें जो हैं ये एक साथ मिलके केंद्र से लेकर और बांकीपुर की जो स्थिति थी उस तक पूरी जो श्रृंखला थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। और मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ प्रेशर कुकर का। आपने जेन जी का जिक्र किया, जंतर मंतर का जिक्र किया। अब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में किसने सुना था? नहीं, कहीं नहीं सुना था। और बड़ा अजीब सा भोंडा सा मजाक मजाक में हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश तो जी, इसलिए उन्होंने बना दिया। मैं मानता हूं क्योंकि जब वो क्या नाम उनका दिपके यहाँ पर आए, अभिजीत दिपके आए जब अमेरिका से, तो सरकार का एक तो ये था कि सरकार ने उनको इजाजत दी, नहीं तो अमेरिका में लटके रहते। दूसरी बात कि उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया सरकार के लोगों ने, उनको जंतर मंतर तक पहुंचाया सरकार के लोगों ने। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को लगा कि ये दूसरा एक अन्ना आंदोलन टाइप कोई चीज होगी जिसको हम कंट्रोल करेंगे। तो सत्ता पक्ष का स्पेस तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, जो विपक्ष का स्पेस है वो भी हमारे नियंत्रण में रहेगा, और दिपके के थ्रू हम उस पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन मूवमेंट जो हुआ, प्रेशर कुकर जब फटा और मूवमेंट शुरू हो गया जंतर मंतर का, तो न वो दिपके के कंट्रोल में था न मोदी के कंट्रोल में था, वो सबके कंट्रोल से बाहर हो गया। अब फिर इनको दमन की नीति अपनानी पड़ी 20 जुलाई को, जिस दिन संसद का मार्च होना था। और उसके बाद से दुबके हुए बैठे हुए हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और कोई भी जरा भी चिंता नहीं है कि संसद का सत्र चल रहा है लेकिन संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है। कोई भी इनको चिंता नहीं है। हमको लगता है कि अंदर अंदर लोग बड़े खुश हो गए कि अच्छा है संसद में चर्चा नहीं हो रही है, और दोनों के दोनों भागे हुए हैं। मैं आपको एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह ने कहाँ प्रमाण है दिखाओ कि उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। पहले तो कहते हैं गोली चली ही नहीं, तो इसका मतलब पेलेट गन्स को गोली नहीं मानते हैं। और दूसरी बात कि अमित शाह नहीं, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के,
यस। पार्लियामेंट से 200 कदम दूर ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और उनको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी का चेयरमैन था। वहां पर एक दिन का स्ट्राइक हो गया, पार्लियामेंट सेशन में था। अब मैं कभी भागूं इस डिपो में, कभी उस डिपो में, कि वहां स्ट्राइक को नियंत्रित करूं, लेकिन लगातार मुझे भागना पड़ता था पार्लियामेंट, कि वहां यस। मिनिस्टर्स को ब्रीफ करें कि क्या सचमुच में हो रहा है, ताकि वो सदन में जवाब दे सके। तो सदन में जवाब देना तो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो डीसीपी तो नहीं ना आएगा वहां पर कहने के लिए कि हमने क्यों पेलेट गन का फायरिंग किया। और ये लोग भागे हुए हैं पार्लियामेंट छोड़ के, दोनों के दोनों इसलिए भागे हुए हैं कि संजीव जी, यही गुजरात मॉडल है। उन्होंने विधानसभा जो थी गुजरात में, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया और बहुत सारी संस्थाएं बर्बाद की, लेकिन विधानसभा को भी बिल्कुल बेकार, प्रभावहीन कर दिया था। और टोटल कंट्रोल गुजरात मॉडल का एक बड़ा भारी पार्ट है। मैं जब पार्टी में था और इसकी चर्चा होती थी, तो मैंने कहा कि नहीं, कोई भी मॉडल हो एक प्रदेश का, वो राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है। मैं समझता था कि नहीं, ये लोग नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे भी तब भी। मैं गलत था, क्योंकि इनके अंदर जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति है उसको हमने अंडर एस्टिमेट किया था, उसको कम करके आंका था, और इसलिए ये लोग गुजरात मॉडल जो है उसको पूरे देश में लागू करने में सफल हो गए। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं, इतिहास में एक ऑटोमन एम्पायर भी हुआ था। ऑटोमन एम्पायर 500-600 साल चला। वो एम्पायर जो था वो 500-600 साल लगातार चलता रहा, फिर उसका अंत हो गया। ये तो 12 ही साल अभी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसमें इसमें जैसे आपने जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया, और हम लोगों ने बांकीपुर को हो ही गया, लेकिन दो और उपचुनाव की हम बात करें, जो गुजरात का मांजलपुर है, वहां जीती जरूर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर 2022 का जो चुनाव था विधानसभा का, उससे अगर हम उसके नतीजों की तुलना करें तो 70,000 प्लस वोट कम है जीत का अंतर। वहां 1 लाख प्लस था, आज महज 30,000 कुछ 630 वोट से जीत पाए। तो एक ये, और दूसरा दतिया। दतिया में भी बहुत स्पष्ट था वहां जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। और ये जो आपने कहा ना कि तानाशाही या जो मेरी मर्जी, और वो जो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि वो कुत्ते बिल्ली हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएंगे, जिता ले जाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा था। इन्होंने भी कहा, हाँ, रविशंकर प्रसाद ने कहा था, वो उसको दोहरा रहे थे, माफ कीजिएगा, पीके पीके दोहरा रहे थे कि हम कुत्ते बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। सो ये जो है, आपने ये मांजलपुर में जिस तरीके से इतना बड़े मतलब अंतर कम हो जाना, ये, और जो दतिया में आपने एक बिल्कुल आपको सुनिश्चित सा था कि आपने जितनी ताकत यहाँ, जो कि मतलब दर्जन भर से ज्यादा मंत्री लगे थे, कई सांसद, 100 प्लस मौजूदा और पूर्व विधायक, और पूरी मशीनरी झुकी हुई थी, फिर भी आपको हार का सामना करना। तो यही काम आप नरोत्तम मिश्रा के लिए कर लेते। ये किस तरह का एक, हम कैसे देख सकते हैं, क्या है, क्या किस तरह का एक नहीं, इसमें इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी और शाह ये सोचते हैं, नंबर एक, कि हमको किसी की चिंता नहीं है, हम दोनों काफी हैं, और हम जो फैसला करेंगे वो सही फैसला होगा, और सब लोगों को नतमस्तक होके उस फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। जो नहीं स्वीकार करता है, मेरे जैसे लोग, वो बाहर हो गए। जो बचे हैं वो नतमस्तक होकर स्वीकार करने को अभी तक तो कम से कम तैयार है। तो ये उनके अंदर की भावना थी। एक तानाशाह की यही भावना होती है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा क्या है, उनको काहे के लिए हम लोग घास डालें, उनको किनारे करो। बांकीपुर में इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की बात होगी। गुजरात में जो भयंकर इनका वोट कम हुआ है, वो किस बात का इंडिकेशन? वो इस बात का इंडिकेशन है कि पूरे देश में जनता अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ अगर गुजरात रहा है, जिस प्रदेश से दोनों हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, तो वहां पर भी अब जनता जो है
वो विमुख हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यही दिखाता है। तो इन तीनों उपचुनाव का अलग अलग ढंग से अपना एक महत्व है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। राइट। सर इसमें एक चीज और भी चली, जो एक कॉमन मैन है या जो इन जनरल चर्चा होती है उसमें ये भी कहीं चल रहा है कि ये दोनों जिस प्रवृत्ति के आपने सारा कुछ बताया कि ये तानाशाह, इनको बड़ा आनंद की अनुभूति होती कि हमने इसका अपमान कर दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, हमने ये बेईमानी कर ली, हमने यहाँ ऐसा कर लिया, डॉजिंग हो गई। तो कहीं ये मन में भाव उठ रहे हैं कि ये उपचुनाव में कहीं ये तो नब्ज नहीं नापी जा रही थी कि देश की जनता में कितना आक्रोश है, इसको नाप लिया जाए, और ये भी कई संदेश देते कि देखिए हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, आगे जो अभी, क्योंकि जो बहुत अहम है 2027 बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, अलग अलग ऐसे 7 विधानसभा है, फिर 28 और उसके बाद 29 सबसे बड़ा है। तो कहीं उसकी बिसात तो नहीं बिछा डाली कि इस तरीके से करके अभी कल आप ना कह सके कि देखिए आप जीते थे तो हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हारता कि अगर हमको बेईमानी करनी होती। इसमें कुछ ऐसा हम देख सकते हैं, पा सकते हैं इसमें कुछ? नहीं, ये अगर इन लोगों ने सोचा भी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत सोचा, नहीं, मैं ये क्योंकि जनरल जनरल आम आदमी में ऐसा सोच है हाँ, ये आप चर्चा हो सकती है जी कि ये जी लोग मैनेज कर सकते थे, जी ये जी। लोग इनका शासन था वहां पर तीनों जगहों में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं। और मशीनरी पूरी झोंकी गई थी, यही वहां से हाँ, बिहार से भी सूचना आ रही, सब कुछ तो लगातार पूरा इसका हाँ, एक नतीजा जो है वो तो ये आदमी पहुंच सकता है कि इन्होंने सारी ताकत लगा ली फिर भी हार गए। एक ये भी हो सकता है। दूसरी बात जो है वो ये हो सकता है कि इन्होंने ताकत नहीं लगाई पूरी, क्योंकि वो ताकत को रिजर्व करके रखना चाहते हैं बड़े चुनाव के लिए जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं। वो चुनाव इनको जीतना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो इनका 29 खतरे में पड़ेगा। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। मैं मानता हूं, मेरा मेरा अपना जो विचार है संजीव जी, वो ये है कि इन्होंने अब कोई कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि ये जीत जाएं, लेकिन जहां जनता खड़ी हो जाती है वहां इंदिरा गांधी की भी नहीं चली तो मोदी किस खेत की मूली है। मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा आप ज्यादा देखिए, जो विश्लेषक हैं, हम लोग जो विश्लेषण करते हैं, जब हम कोई इंटरव्यू करते हैं, चिंतन होती है, बातचीत होती है, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। एक ये भी कहीं थ्योरी चल रही है, लगातार कहा जा रहा है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा सोच रहे होंगे। मैं बार बार बात करता हूँ, कई मैं रेगुलर शो करता हूँ, तो वहां जो विशेषज्ञ यही कहते हैं कि चूंकि जो प्रवृत्ति है, दोनों जो गुजरात के जो ये बंधु हैं, भाई हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, तो ये भी एक कहीं चल रही कि ध्यान हट जाए, जैन जी की बात ज्यादा नहीं हो, और चुनावी राजनीति पर बहस चले, और फिर धीरे से जो कुछ करना चाहते हैं वह हम करना। क्योंकि कई चीजें हैं, अभी ये जो ये सत्र था इसमें बड़ा था कि वो जो परिसीमन बिल लाया जा सकता है, और अभी कुछ देखिए बिल बिल्कुल पूरी इतनी जो चल रहा है हंगामा, और उसके बीच बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हो गए। वो जजेस वाला बिल पास हुआ, जनसंख्या जो जन मृत्यु वाला बिल, जो जो चाहते हैं वो कर डाला है। तो इसको फिर हम, इस पे भी कुछ आप टिप्पणी कीजिएगा प्लीज। नहीं, देखिए, इनकी तो बहुत एक गहरी चाल थी और इसी सत्र के लिए वो चाल थी। और वो चाल ये थी कि भारत का जो संसद है उसको रूस की संसद की तरह बना दो, उसको चीन की संसद की तरह बना दो, महिला आरक्षण के नाम पर एक परिसीमन हो जाए, इसमें हम लोग 200-250 सीटें और जोड़ देंगे, और फिर एक लोकसभा, एक राज्यसभा ऐसी बन जाएगी जहां पर कोई वर्थवाइल चर्चा हो ही नहीं सकती है। 800 लोग, 850 लोग बैठे हैं, जैसे कि रूस के संसद में बैठते हैं या चीन के संसद। मॉडल उनका वही है। मोदी जो है वो अपने को पुतिन और शी जिनपिंग की तरह उसी तरह ढालना चाहते हैं, लेकिन भारत में वो स्वीकार्य नहीं होगा। इसका एक इंडिकेशन उपचुनाव से मिल चुका है। इस सत्र में ये चाहते थे कि किसी तरह 2/3 पर पहुंच जाएं, और इसीलिए इन पार्टियों को तोड़ना और इधर उधर अपने में शामिल करना शुरू किया। 363 या 366 कुछ उसका नंबर है, जिसको हाँ, बहुत जो उसका नंबर है। जी जी। और उसके बाद ये लाते इस बिल को परिसीमन, और उसके बाद आगे जो होता वो होता। लेकिन इतना हंगामा हो गया, और ये जो
जेन जी का ये सब प्रदर्शन हो गया, उसके बाद से अब लगता है कि वो नहीं आ पाएगा बिल, और एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल, ये हमको लगता है कि बाकी बिलों की तरह ये हल्ला गुल्ला में तो नहीं पास करा सकेंगे। तो इनकी मंशा जो थी वो बिल्कुल गलत थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात और संतोष है कि इस पर रोक लगी, कम से कम इस सेशन में। यस सर, आपने बात की वो जो जैन जी की, तो मैं एक सवाल मुझे लगा कि ये जो है बीजेपी इनकी मुट्ठी में है, जो जो कर सकते हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं, देश पूरा मुट्ठी में, और साथ में जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनको भी इन्होंने, मैं कई बार उद्धृत करता हूं कि इतना आदी बना दिया है, जो 5 सितारा 7 सितारा और फिर शिक्षा का भगवाकरण, बड़े बड़े पद और जो जो कर सकते हैं, तो वो भी उस चकाचौंध में गई। अब या तो इतने नीचे दब गया है वो आसान तले, तो वो कुछ शायद बोल नहीं पाता। लेकिन अब ये जो मोहन भागवत जी, वो निकल रहे 6 तारीख को, उनका एक आपने वो जलसे का सुना होगा, जो वो जैन जी अल्फा जी करने वाले हैं, वो मुंबई में अंबानीज वाला जो उनका है सेंटर है, वहां बड़ा है, और 2000 विद्यार्थियों को बुलाना है, देश भर से बुलाना है, 15 से और इतने सालों तक बुलाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या, इसको कैसे हम देख सकते हैं, ले सकते हैं सर? देखिए, मोदी जी ने, किसी ने उनसे माफी मांगी? नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा मैंने माफ कर दिया। अरे भाई, तुमसे कोई माफी मांगे तब ना कहोगे कि हाँ हमने माफ कर दिया। बिना माफी मांगे माफ कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब आरएसएस जो है, जो मैं मानता हूं कि अब बिल्कुल ही सुविधा भोगी हो गया है और चाहता है कि मोदी रेजिम कंटिन्यू करें ताकि हमारी सुविधाएं बनी रहे, तो मोहन भागवत सामने आ गए और वो अल्फा जनरेशन या जेन जी को बुला रहे हैं, और वहाँ पर 2000 लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे और उनका भाषण सुन के घर जाएंगे। कोई असर इसका नहीं होने वाला है। जेन जी इनके हाथ से निकल चुका है और ये लाख प्रयास करें, लौटने वाला नहीं है। और दूसरा, ना केवल जेन जी बल्कि मिडिल क्लास, जो इनका वोट बैंक का एक तरह से मेरुदंड था, तो मिडिल क्लास वोटर भी इनके हाथ से निकल चुका है कई कारणों के चलते। उसमें यूजीसी भी है, उसमें और भी राष्ट्र के लेवल की जो बहुत सारी चीजें हैं वो इसमें शामिल हैं। तो उन सब का परिणाम हमने देखा इन उपचुनाव में, और इसीलिए मैं मानता हूं कि अब ये लोग लाख जतन कर लें, मुझे संजीव जी कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर एक दिन आप अचानक सुने कि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि मिड टर्म इलेक्शन होगा। क्या बात है। क्योंकि वो कटिंग द लॉस वाला एक सिद्धांत होता है ना कि भाई नुकसान हो रहा है, कम से कम कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी चुनाव बुला लो और सादे हथकंडे अपना के और हम फिर एक दफा सत्ता में आ जाएं, क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना है जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। अब फिर ये रुख करेंगे राष्ट्रपति भवन का। क्यों? क्योंकि इनको बचना है केसेस से। सबसे बड़ी बात जो है कि गुजरात में इन दोनों ने मिलकर जितना पाप किया है, केंद्र में जितना पाप किया है, उससे बहुत सारे केसेस निकलेंगे, और उन केसेस से इनको बचना अगर है तो किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठना है जहां पर कि इनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं चल सकता है। तो अभी इन लोगों ने तो किया है कि मुख्यमंत्री भी उस जद में आ गए, प्रधानमंत्री की बोले राष्ट्रपति छोड़ा है उसको, हम ऐसा कर सकते हैं शायद। उसको नहीं लाया गया, उस जद में नहीं लाया कि प्रधानमंत्री आ गए वो जद में। सर इसमें सर अमित शाह जो है, हमें याद है, देखिए वो कितने सदन में, मैं इतनी बजे रात तक बैठने को तैयार हूं, मैं ये करने को तैयार हूं, मैं ये हर बात का जवाब दूंगा। आज जो इस कदर जो कहीं भाग जाना उनका, ये किस बात का होता है? क्या सर, मोदी जी तो नहीं बोलते थे, मोदी जी तो मन की बात करते हैं, सदन में नहीं बोलते, लेकिन उनका इस तरीके से भागना, ये क्या कहता है? देखिए, हर तानाशाह जो होता है इन द अल्टीमेट एनालिसिस, वो एक डरपोक आदमी होता है। ये दोनों भी भयानक डरपोक लोग हैं। जरा सी हवा इधर से उधर हुई, मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं, मैंने करीब से देखा है, मुझे मालूम है कितने भयभीत होते, डरते हैं, और इनका हाँ, उल्टी गिनती शुरू है, जल्दी जो है
वक्त खत्म तो होने वो वाला जानते है। हैं, अमित शाह जानते हैं इस बात को कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री अवॉइड कर रहे हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जाओ ही नहीं। शुरू से इनकी भावना ये रही है कि विधानसभा, लोकसभा, ये सारे नेसेसरी इवल्स हैं, इनको भारत के लोकतंत्र में हमको किसी तरह बर्दाश्त करके जिंदा रखना है, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं करना है। और मुझे अफसोस है ये कहते हुए, क्योंकि मैंने इसी पार्टी में, मैंने सरकार में काम किया जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय 2-3 दिन अगर संसद नहीं चलती थी तो वो हम लोग बुला के डांटते थे कि भाई इसको रिजॉल्व करो, मुझे मंजूर नहीं है कि संसद 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला। लेकिन अब देखिए, इनको कोई चिंता ही नहीं, आराम से घर में बैठे हैं, संसद चले ना चले। मंगल मिलन तो सर आप लोग से मंगलवार को तो बैठ के आते थे, मंगल मिलन, मंगल एक नया टर्म हो गया, मंगल मिलन। पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर मंगलवार को आप लोग बैठा करते थे, शायद आप लोग बैठते थे हर मंगलवार को। हाँ, हर मंगलवार को, बैठी है। हर मंगलवार को जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उस समय मंगलवार को 9:30 बजे से 11:15 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक होती थी। ये कब से चल रहा था सर? कितना वक्त से, कब से चल रहा है? अब इसको मंगल मिलन कह के एक नया नाम, बहुत लोगों ने सोचा, हमसे पूछा कि भाई नया क्या शुरू करने का? कोई नया नहीं है, पुरानी परंपरा है, उसको नया नाम दिया है इन्होंने। जैसे गलियों और सड़कों का नाम बदल रहे हैं, वैसे इसका भी नाम बदल दिया। बहुत गलत। देखिए अभी ये भी बड़ा रोचक है कि आप इस्तीफा आपसे मांगा जा रहा है, और पूरे देश में देखिए, वो झारखंड में उनका एक आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां जो है चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें, पेपर लीक। कर्नाटक में वो घेर रहे हैं कि गृह मंत्री, पंजाब में मुख्यमंत्री, तमाम, मतलब अपनी गिरेबा में नहीं झांकना है, आप डाइल्यूट करना है, आपको ना राम मंदिर पे बोलना, किसी मसले मुद्दे पे नहीं बोलना है। ये मतलब बड़ा अजीब सा है। और तो मैं इसी को जोड़ते हुए एक अंतिम सवाल ये करना चाहूंगा, इस सब में जो सीन है कि ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि खुशफहमी पालने का शायद इंडिया ब्लॉक विपक्ष के पास में बहुत कोई नहीं माना जा सकता, बहुत पानी बहना शायद बाकी है, और ये जिस फितरत के लोग हैं, तो ऐसे में क्या आपका इतना अनुभव है, तो इंडिया ब्लॉक को आपका क्या मशवरा होगा? इसके साथ खत्म करूंगा। इंडिया ब्लॉक को मेरा मशवरा होगा, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ सर, अभी तो संसद सत्र चल रहा है, उसमें लोग जो कुछ कर रहे हैं वो करें, विरोध करें, मंत्रियों का विरोध करें, सरकार का, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बिल ये हल्ला गुल्ला में नहीं पास करा दें। नंबर 2, संसद सत्र जब खत्म हो तो ये लोग सब देश भर में आंदोलन करें, सड़कों पर उतरें, जेल जाएं। मैं बार बार जोर दे के इस बात को कहता हूं कि राहुल गांधी जेल क्यों नहीं जाते हैं? सड़क पर केवल भारत यात्रा करने के लिए नहीं, सड़क पर उनको आंदोलन करने के लिए उतरना चाहिए। पीएम हाउस पहुंच गए थे, आपने देखा था कि कैसे गए थे। हाँ जी, तो वो अच्छा कदम था उनका। उसी तरह सत्र संसद का जब खत्म होता है, समाप्त होता है, तो सारे विपक्ष को इंडिया ब्लॉक से के साथ मिलके और उनको चलाना चाहिए देशव्यापी एक आंदोलन। इसको पूरे जो एक आंधी आई है देश में, उसको जीवित रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना है। उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के बाहर भी आंदोलन का कार्यक्रम हो। थैंक यू सर। वो संसद तो कर रहे हैं, सड़क पे भी कोशिश और सख्त होनी चाहिए, यही मशवरा है। बिल्कुल, आभार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी चर्चा है, शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे यशवंत सिन्हा साहब को। यशवंत सिन्हा साहब ने, चाहे वो बांकीपुर हो या गुजरात का जो मांजलपुर या मध्य प्रदेश का दतिया, उससे लेकर बाकी जो कुछ पीछे कहानियां चल रही हैं, सब पर एक बहुत बेबाक तरीके से एक स्पष्ट किया है, और साथ में इंडिया ब्लॉक को जो मशवरा दिया जा रहा है वो भी काबिले गौर शायद विपक्ष के लिए होगा। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय भी प्रकट कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।